नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ई कॉमर्स बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए, ई कॉमर्स शब्द अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल जो है वो इसके अंडर में आते हैं। हम जिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिजनेस मॉडल है किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो ऑनलाइन सेल करना। वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, वो शर्ट्स हो सकती हैं, क्लोथिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, होम एंड किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, टॉयज़ हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, कार एक्सेसरीज हो सकते हैं, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको हम ऑनलाइन जो है वो कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन सेल करें, कस्टमर्स जो है वो हमारे पास में आए और हम जो उससे एक अच्छी खासी अर्निंग करें। अब देखिए, काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल किए जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन मॉडल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और कैसे ये मॉडल जो है वो काम करते हैं और कैसे हम जो उनके थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक जो मॉडल आता है ना, वो आता है मार्केट प्लेसेस का। मार्केट प्लेसेस बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे है ना मार्केट प्लेसेस है। ये मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं, अलाउ करते हैं सेलर्स को कि वो इनके ऊपर जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करें। जैसे कि अमेज़न है तो अमेज़न अलाउ करता है कि कोई भी सेलर जो है वो इनके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। इनकी कुछ एक कंडीशंस होती है, कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हमारे पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने जा रहे हैं और दूसरा हम इंटर स्टेट भी जो है वो सेल करने जा रहे हैं। मतलब एक स्टेट से जो वो दूसरे स्टेट में अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी मार्केट प्लेसेस है जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हम जो मार्केट प्लेस चूज़ कर सकते हैं और उस पे जो है वो एज ए सेलर ऑनबोर्ड होकर हमारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब मार्केट प्लेस हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, मार्केट प्लेस सबसे पहली फैसिलिटी तो ये प्रोवाइड करवाते हैं कि इनके पास में कस्टमर बेस है बना बनाया। आज कस्टमर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वो या तो अमेजोन पे जाएंगे या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, क्लोथिंग से रिलेटेड है तो मिंत्रा पे जो है वो जाके शॉपिंग करेंगे। तो इनका कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर हम इनके ऊपर प्रोडक्ट डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका जो कस्टमर बेस है उनके सामने हमारे प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो होगी ये। दूसरा, ये सेलर पैनल प्रोवाइड करवा देते हैं जिसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे प्रोडक्ट को ऐड करने के, हमें हमारा जो ब्रांड बनाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने से रिलेटेड, ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इनवॉइसिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड और पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा इसका ये बेनिफिट रहता है। तीसरा बेनिफिट ये रहता है कि ये सेलर्स को लॉजिस्टिक सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, कुरियर सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब सेलर को अगर कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो अमेजोन की लॉजिस्टिक है एटीएस या फिर फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक है ई कार्ड, अगर कोई मार्केट प्लेस की खुद की लॉजिस्टिक नहीं भी है तो वो थर्ड पार्टी कुरियर कंपनीज के थ्रू, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू जो सेलर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सेलर के वेयर हाउस से पिकअप हो गए, कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। साथ ही साथ पेमेंट्स की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करवा देते हैं कि अगर कोई सेलर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो वो इनके पेमेंट पे या फिर इनकी वेबसाइट पे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ सीओडी की फैसिलिटी भी जो सेलर को प्रोवाइड करवा देते हैं। मार्केट प्लेस जो है ना वो ओवरऑल फैसिलिटीज जो सेलर्स को चाहिए, कस्टमर्स सेलर को मिल गए मार्केट प्लेस के ऊपर, उसके बाद में पैनल पूरा मिल गया प्रोडक्ट ऐड करने से रिलेटेड और ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके बाद में कुरियर की फैसिलिटी मिल गई जहाँ पे सेलर जो वो अपने प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं कन्वीनियंटली, और उसके बाद में पेमेंट्स के ऑप्शन भी मिल गए जैसे कि सीओडी हो गए या फिर प्रीपेड पेमेंट अगर कस्टमर्स करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी जो वो सेलर को मिल जाते हैं। जब इतने सारे ऑप्शन सेलर को मिल जाते हैं तो ये मार्केट प्लेसेस क्या करते हैं कि ये सेलर से कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं सेल के हिसाब से। जैसे ही सेलर का एक प्रोडक्ट को सेल होता है तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इनके अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं। कुछ फिक्स फी रहती है, कुरियर की फीस भी रहती है, जब सेलर पार्सल शिप करते हैं तो कुरियर की फीस भी जो वो यहाँ पे लगती है। तो बेसिकली ये सेलर से जो वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो मार्केट प्लेस एक अच्छा ऑप्शन है। जो नए सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो मार्केट प्लेस को कंसीडर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो हमें सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने को जितनी जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी हमें जो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो इस तरीके से बेसिकली जो मार्केट प्लेस का स्ट्रक्चर काम करता है। दूसरा यहाँ पे मॉडल जो काम करता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट जो वो सेल करने के लिए, वो होता है खुद का ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना। अब देखिए, जब बात यहाँ पे खुद का ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने की हो रही है, जब हम अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें खुद ही देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमें ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करने के लिए पूरी टेक्निकल चीज़ें जो भी है ई कॉमर्स स्टोर को बनाने की वो हमें देखनी पड़ेगी। जैसे कि डोमेन नेम हो गया, जो भी हम स्टोर बनाने जा रहे हैं तो उसका बेसिकली एक नाम रखेंगे ना, तो बेसिकली उस नाम का डोमेन नेम जो है वो हमें परचेज करना पड़ेगा, जैसे कि xyzstore.com या फिर जो भी नाम हम रखना चाहें। तो डोमेन नेम के बाद में हमें वेबसाइट बनाने के लिए भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है यहाँ पे।
तो 2 पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो काम करते हैं। एक तो यहाँ पे आता है शॉपिफाई। शॉपिफाई बेसिकली क्या करता है कि सेलर को ओवरऑल ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देता है अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। यहाँ पे रेडीमेड कुछ एक थीम्स रहती है, सारे ऑप्शंस रहते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने से रिलेटेड, इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जितने भी एक सेलर की रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारे ऑप्शन जो शॉपिफाई प्रोवाइड करवा देता है। शॉपिफाई में मंथली चार्जेस होते हैं प्लस कुछ ट्रांजेक्शन फीस होती है जो सेलर को देनी पड़ती है जो वो उसके ऊपर अपना स्टोर बिल्ड करते हैं। तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है ये प्रोसेस, और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। थोड़ा बहुत अगर हमें नॉलेज है तो हम इजीली शॉपिफाई पे जो है अपना ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन रहता है वर्डप्रेस का या फिर वूकॉमर्स का। तो वर्डप्रेस पे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर जो है वो वूकॉमर्स प्लगइन लगा के उसमें जो है वो हम अपना ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है, वेबसाइट बनानी जो है वो हमें आनी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह जो है वो हमें आनी चाहिए। कल को कुछ इश्यूज़ रहता है या कुछ भी अगर हमें सेटअप करना होता है तो इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है अगर हम वर्डप्रेस पे स्टोर बनाने जा रहे हैं तो पॉपुलर ये 2 ही प्लेटफॉर्म रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन पॉपुलर की बात करें तो या तो हम शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हैं या फिर वर्डप्रेस या फिर वूकॉमर्स पे अपना जो है वो स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम खुद का स्टोर बनाने जा रहे हैं तो स्टोर तो हमें बिल्ड करना ही करना होगा, इसके साथ में बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो हमें खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे कि बात करते हैं लॉजिस्टिक की या कुरियर की, तो जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वहाँ पे कुरियर भी जो है वो सेलर को मैनेज करना पड़ेगा। अब सेलर जो है वो उसके लिए थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, DTDC हो गया, काफ़ी सारी कुरियर कंपनीज है जो ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए काम करती हैं, तो हम जो उनके साथ में टाई अप कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट्स भी जो है वो सेलर्स को मैनेज करनी पड़ेगी। अगर COD पेमेंट है तो वो कुरियर कंपनी के साथ में टाई अप करना पड़ेगा, अगर प्रीपेड है तो उसके लिए पेमेंट गेटवे की जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है जो वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, और पेमेंट गेटवे से जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स आती है यहाँ पे। उसके बाद में रिटर्न्स और वो सारी चीज़ें भी जो है वो सेलर्स को मैनेज करनी पड़ती है। तो जब खुद का स्टोर बनाते हैं तो यहाँ पे पेमेंट्स का, कुरियर का, उसके बाद में स्टोर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो सेलर्स को खुद को मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे कमीशन नहीं रहता, लेकिन बाकी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस मार्केटिंग भी जो है वो सेलर को देखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने स्टोर बना दिया और कस्टमर उस पर जो है वो फटाफट आने शुरू हो जाएंगे पहले दिन से ही। हमें उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, अवेयरनेस भी लेके आनी पड़ेगी लोगों के बीच में कि भी ऐसा भी स्टोर है जहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं, तो मार्केटिंग का भी जो है वो उसमें एक्सपेंसेस रहता है। तो दूसरा ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें सेलर जो है वो अपना स्टोर बना के मार्केटिंग करके जो है वो कस्टमर्स लेके आते हैं और उनको जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट मॉडल काफ़ी पॉपुलर है वो आता है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि सेलर जो है ना वो प्रोडक्ट अपने पास में नहीं रखते। जैसे कि मान लीजिए मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेबसाइट बनाऊंगा, उस पर जो है ना वो प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा, उनकी जो है ना मार्केटिंग करूंगा, और कस्टमर जो वो अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँगा और उनसे जो ऑर्डर प्लेस करूँगा। लेकिन बेसिकली जो प्रोडक्ट होंगे ना वो प्रोडक्ट मेरे नहीं होंगे, मतलब मेरे पास में नहीं होंगे, वो प्रोडक्ट जो है वो किसी थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपर के पास में होंगे। तो पहले मुझे जो वो ड्रॉप शिपर से सेटिंग करनी पड़ेगी या बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं आपके जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहता हूँ। मोस्टली ड्रॉप शिपर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन प्लगइन्स रहते हैं जिनसे जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाती है, इन्वेंट्री फेच हो जाती है, वो सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन मैं अगर आपको मोटा मोटी यहाँ पे बताऊँ तो मेरे को ड्रॉप शिपर से बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, मैं ड्रॉप शिपर के प्रोडक्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा, और जैसे ही मेरे को ऑर्डर रिसीव होंगे वो ऑर्डर मैं डायरेक्टली ड्रॉप शिपर को फॉरवर्ड कर दूंगा। ड्रॉप शिपर क्या करेंगे, वो ऑर्डर वहाँ से जो है वो कस्टमर को शिप कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट बना ली, मैंने उसकी मार्केटिंग कर दी, मैं कस्टमर अपनी वेबसाइट पे लेके आया, कस्टमर को कन्विंस किया जो भी मेरी सेल की स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ऑर्डर जो वो उनसे प्लेस करवाए, और वो ऑर्डर जो है वो मैंने ड्रॉप शिपर को दे दिए, और ड्रॉप शिपर क्या करेंगे, वो ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देंगे। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल होता है, काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। कुछ एक चीज़ें जो है वो इसकी अच्छी है, कुछ एक चीज़ें जो है वो उसमें नेगेटिव है। तो एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है इंडिया के अंदर। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप शिपर हमें एक अलग प्राइस देते हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए, और हम कस्टमर को जो है वो एक अलग प्राइस, अपना जो भी मार्जिन रहता है या जो भी प्रॉफिट मार्जिन हम लेना चाहते हैं वो हम उसमें ऐड करके जो वो लगाते हैं। जब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो उसमें हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट भी जो वो हमें ऐड करनी होती है, उसके बाद में हमारा जो भी स्टोर हमने बनाया उसकी कॉस्ट भी ऐड करनी होती है। अगर हमारी टीम काम करी है तो वो और कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो है वो भी हमें मैनेज करने होते हैं। तो ये तीसरा मॉडल आता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, जो भी काफ़ी पॉपुलर है, और इसके थ्रू भी जो है वो काफ़ी सारे बिजनेसेस हो रहे हैं आज की डेट में। उसके बाद में जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आता है ना, जैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, वो आता है सोशल मीडिया सेलिंग। अब देखिए सोशल मीडिया पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़र बेस काफ़ी बड़ा, अगर आप फेसबुक का देखेंगे, इंस्टाग्राम का देखेंगे या फिर व्हाट्सअप का देखेंगे, काफ़ी बड़ा यूज़र बेस है। तो जब लोग इतने सारे इसके ऊपर एक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि हम अगर हमारे पास में कोई प्रोडक्ट है और उसकी मार्केटिंग करना चाहे
तो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो सेल्स लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बेसिकली वो बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं या फिर फेसबुक पे बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं और उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करते हैं, उस पर अपने प्रोडक्ट जो है वो पोस्ट करते हैं और प्रोडक्ट पोस्ट करके जो है वो उस पर सेल लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया सेलिंग में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टाग्राम बिजनेस पेज मैंने बनाया, उस पर जो मैंने प्रोडक्ट पोस्ट किए, अब कस्टमर्स उस पे आएंगे, वो इंक्वायरी डालेंगे कि भाई आपके पास में क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो क्या प्राइस में मिल जाएगा, क्या सारी चीज़ें हैं, वो इंक्वायरी डालेंगे। तो या तो मैं 1-on-1 जो है वो उनसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ इंस्टाग्राम मैसेज के अंदर, या मैं उनको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ अपने व्हाट्सअप के ऊपर। मैं अपना व्हाट्सअप का बिजनेस अकाउंट जो है वो बना सकता हूँ और वहाँ से जो कस्टमर को अपने व्हाट्सअप बिजनेस पे लेके आ सकता हूँ, ताकि मैं उनको जो है फॉलो प्लेस को, अगर कोई लीड मेरे पास में है तो उसका फॉलो प्लेस को उसको बाद में सेल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको स्केलेबल बनाना चाहते हैं तो हम उनको अपनी वेबसाइट पे जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना के उस पर जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया सेलिंग बेसिकली आपने देखा ही होगा, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे पेज चल रहे हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी सारे पेज चल रहे हैं और व्हाट्सअप पे भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर मेरे पास में एक बार में आया और वो मेरे व्हाट्सअप पे जो है वो कनेक्ट हो गया, उसके बाद में मैं व्हाट्सअप पे ग्रुप बना सकता हूँ मेरे जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनका, या फिर मैं उनके कॉन्टैक्ट्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार कि कई व्हाट्सअप बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास में अगर ऐसे कस्टमर्स हैं जो रिपीट आने वाले हैं, तो वो उनके हज़ार या फिर 2-2 हज़ार कॉन्टैक्ट सेव करके रखते हैं और वो डेली स्टेटस पे जो है वो अपने नए नए प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं और उसी से जो है वो उनको ऑर्डर्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। या फिर अगर एक इंस्टाग्राम का पेज बनाए और उन पे 20,000 30,000 या 1 लाख अगर उसके ऊपर फॉलोवर्स जुड़े हैं जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स है या उनके जो रिपीट कस्टमर है, तो वहाँ पर भी अगर कोई पोस्टिंग होती है, वहाँ पर भी कंटेंट डाला जाता है, जैसे रील डाल दी या फिर स्टोरी डाल दी या फिर उसके अंदर पोस्ट हमने कर दी, तो वहाँ से भी जो है वो परचेसिंग चलती रहती है। तो सोशल मीडिया भी एक ऐसे बोल सकते हैं ऑप्शन है अगर हम प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्केलेबल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को एज ए मार्केटिंग टूल अगर यूज़ करें हम, तो ये बेस्ट रहता है। उसके बाद में हम कस्टमर को जो वो अपनी वेबसाइट पे या फिर अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करें मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे भी जो वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी जो वो सेल करवा सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके के बिजनेस मॉडल जो है वो काम करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, जहाँ पे मार्केट प्लेसेस आते हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हो गए, मीशो हो गए, ये मार्केट प्लेसेस हो गए। हम अपना खुद का स्टोर जो है वो बना सकते हैं जैसे कि शॉपिफाई पे या वो कॉमर्स पे, जहाँ पे सारी चीज़ें जो हमें खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे शिपिंग जो है वो हमारा ड्रॉप शिपर करेगा, लेकिन मार्केटिंग और स्टोर बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें जो वो हमें मैनेज करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आता है सोशल मीडिया सेलिंग, जहाँ पे हम बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे अपने बिजनेस अकाउंट बना के कस्टमर्स उन पे लेके आते हैं और उनको सेल में कन्वर्ट करते हैं। वो सेल में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी हम उसके लिए यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे जो बिज़नेस करने जा रहे हैं। मैसेज में भी जो है वो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उनको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उनको अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके वहाँ से भी जो सेल करवा सकते हैं। यहाँ पे भी जो है वो पेमेंट्स, लॉजिस्टिक और ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या फिर बिजनेस मॉडल जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।